हेलो, कैसी हो? तबीयत तो ठीक रहती है ना? किसी बात की टेंशन मत लेना, यहाँ सब ठीक है। फोन पर रवि की आवाज सुनते ही सुधा का चेहरा खिल उठा। अगर सुबह शाम दोनों वक्त रवि का फोन ना आए तो उसे बेचैनी होने लगती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? काम कैसा चल रहा है? सिंगापुर में तो इस समय दोपहर होगी। तुमने लंच ले लिया? अच्छा, इंडिया आने का कब प्लान है? करीब 9 महीने हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए। देखो, अब मुझे तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज पसंद नहीं है। एक ही सांस में सुधा सब कुछ कह गई। बेशक उन दोनों की रोज बातें होती है, फिर भी सुधा के पास कहने को इतना कुछ होता है कि फोन आने के बाद वह जैसे चुप ही नहीं होना चाहती है। वह भी क्या करें? उनकी शादी हुए अभी 2 साल ही तो हुए हैं और शादी के 2 महीने बाद ही सिंगापुर के एक कंपनी में रवि की नौकरी लग गई थी। वह पहले वहां सेटल होकर ही सुधा को बुलाना चाहता था, पर अभी भी वो इतना सक्षम नहीं हुआ था कि अपना फ्लैट खरीद सके। ऊपर से वहां के लाइफस्ट को मेंटेन करना भी आसान नहीं था। कुछ पैसा उसे इंडिया भी भेजना पड़ता था, इसलिए वह न चाहते हुए भी सुधा से दूर रहने को मजबूर था। बस कुछ दिन और सब्र कर लो, फिर ये दूरी नहीं सहनी पड़ेगी। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। मैंने काफी तरक्की कर ली है और थोड़ा बहुत पैसा भी जमा कर लिया है। मैं बहुत जल्दी तुम्हें यहाँ बुला लूंगा। रवि से फोन पर बात कर कुछ पल तो सुधा को तसल्ली हो जाती कि अब वो जल्दी रवि के साथ होगी, पर फिर मायूस हो जाती। इंतजार करते करते ही तो इतना समय बीत गया था। बस यही सोचकर खुश रहती कि चलो रवि उससे रोज फोन पर बात तो करता है। बातें भी बहुत लंबी लंबी होती थी, वरना एक अनजान भय उसे घेरे रहता था कि कहीं वह वहाँ एक अलग गृहस्थी न बसा ले। इसलिए वो उसके साथ रहने को बेचैन थी। वैसे भी जब लोग उससे पूछते कि रवि उसे साथ क्यों नहीं ले गया तो वो उदास हो जाती। दूर रहने के लिए तो शादी नहीं की जाती। उसकी फ्रेंड्स अक्सर उसे लॉन्ग डिस्टेंस कपल कहकर छेड़ती तो उसकी आंखें नम हो जाती। सुधा, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। मेरे पास अब इतने पैसे हो गए हैं कि मैं तुम्हें यहाँ बुला सकूं। तुम आने की तैयारी करना शुरू कर दो। जल्दी ही मैं ऑनलाइन टिकट बुक करा दूंगा, फिर हम घूमने चलेंगे। बोलो, कहाँ जाना चाहती हो? ये सुनते ही सुधारू पड़ी। जहाँ तुम ले जाना चाहोगे चल दूंगी। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। तो फिर हम मलेशिया चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत देश है। रवि से बात करने के बाद सुधा का मन कई सपने संजोने लगा। अब जाकर उसका सही मायने में वैवाहिक जीवन शुरू होगा। वो खरीदारी और पैकिंग करने में जुट गई। रात को भी रवि से बात हुई तो उसने फिर बात दोहराई। रवि के फोन आने का एक निश्चित समय था, इसलिए सुधा फोन के पास आकर बैठ जाती थी। लैंडलाइन पर ही वो फोन करता था। उस दिन भी सुबह से सुधा रवि के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन समय बीतता गया और फोन नहीं आया। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि फोन ना आए। सोचा कि बिजी होगा, शायद बाद में फोन करें। पर उस दिन क्या, उसके बाद तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते और धीरे धीरे 8 दिन बीत गए, पर रवि की ना तो कोई खबर आई और ना ही फोन। पहले तो उसे लगा कि शायद रवि का सरप्राइज देने का ये कोई तरीका हो, पर वक्त गुजरने के साथ उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई। उसके मोबाइल पर फोन किया तो स्विच ऑफ मिला। कंपनी के नंबर पर किया तो किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। रवि एक फ्रॉड के केस में फंस गया था। 8 दिनों से वो जेल में बंद था। उसे लगा कि अगर सुधा को ये बात पता चलेगी तो ना जाने वो कैसे रिएक्ट करें। कहीं वह उसे गलत ना समझे और ये सच मान ले कि उसने फ्रॉड किया है। कंपनी ने भी उसे आश्वासन दिया था कि वह उसे जेल से बाहर निकालकर केस क्लोज करा देगी। इसलिए रवि ने सोचा कि बेकार सुधा को क्यों बताएं। जब केस क्लोज हो जाएगा तो वह इस बात को यही दफन कर देगा। इससे सुधा के मन में किसी तरह की शंका पैदा नहीं होगी कि उसका पति बेईमान है। असल में रवि जिस कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर था, उसके एक क्लाइंट ने
उस पर 00 की गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था। क्लाइंट का कहना था कि उसने एक फंड में अच्छा रिटर्न देने का लालच देकर उसका विश्वास जीता और बाद में उसके अकाउंट में गड़बड़ी कर ये फ्रॉड किया। असल में ये अकाउंट में हुई गलती थी। डाटा गलती से डिलीट हो जाने की वजह से ये सारी परेशानी खड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस ने रवि को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए फ्रॉड करने के लिए कंपनी के हिसाब किताब में गड़बड़ी और कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करने के जुर्म में जेल में डाल दिया था और फाइल भी लगाया था। उसे अपनी बात कहने का प्रमाण पेश करने तक का अवसर नहीं दिया गया। वहाँ पर एक इंडियन पुलिस ऑफिसर ही उसका केस हैंडल कर रहा था और वह इस बात से नाराज था कि भारतीय हर जगह बेईमानी करते हैं। आप यकीन मानिए सर, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। रवि की बात सुन पुलिस अफसर रमन बोला, यहाँ का कानून बहुत सख्त है। पकड़े गए तो अपने को बेगुनाह साबित करने में बरसों भी लग सकते हैं और ये भी हो सकता है कि 2-3 दिन में छूट जाओ। रमन साहब, रवि बेगुनाह है, ये बात तो उसकी कंपनी भी कह रही है। केवल क्लाइंट का आरोप है कि उन्होंने 00 का फ्रॉड किया है। कंपनी तो सारी डिटेल चेक कर क्लाइंट को एक निश्चित समय पर पैसा भी देने को तैयार है। हालांकि उसके लिए रवि को भी पैसे भरने पड़ेंगे। बस एक दिन में मैं इन्हें यहाँ से निकाल लूंगा। है, रवि के वकील ने कहा, अगर ऐसा है तो अच्छा ही है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे देशवासी बदनाम ना हो, लेकिन तुम्हारी वाइफ को हम क्या उत्तर दें? वो बार बार हमें फोन कर रही है। उसने तो पुलिस को इन्फॉर्म करने को भी कहा है। अपनी टूटी फूटी हिंदी में कंपनी के मालिक ने पूछा, सर आप प्लीज उसे कुछ ना बताएं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ मुझे बेईमान समझे। वह मुझे छोड़कर चली जाएगी। हो सकता है वह मेरे जेल में होने की बात सुनकर डिवोर्स ही ले ले। नो सर, डोंट टेल हर एनीथिंग एंड डू ट्राई अवॉइड हर फोन कॉल्स। मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहता हूँ। पर वह तो यहाँ आने की बात कर रही थी। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मालिक की बात सुनकर रवि के चेहरे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी। वह जानता था कि अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पहले उसे डिलीट हुए डाटा को कैसे भी दोबारा जनरेट करना होगा और वह करना इतना आसान नहीं था। 00 उसके पास नहीं थे जो वह चुका पाता। कंपनी भी इसी शर्त पर चुकाने वाली थी कि हर महीने उसकी सैलरी से अमाउंट काटा जाएगा। वह जानता था कि वह इस समय चारों ओर से घिर चुका है। कंपनी वाले बेशक उसके साथ थे और वकील भी पूरी कोशिश कर रहा था, पर उसे सुधा की बहुत फिक्र हो रही थी। इतने दिनों से उसने कोई फोन नहीं किया था, इसलिए वो तो अवश्य घबरा रही होगी। हालांकि रवि की कोलीग का कहना था कि उसे सुधा को सब कुछ बता देना चाहिए। इससे उसे कम से कम रवि के ठीक ठाक होने की खबर तो मिल जाएगी। हो सकता है वही कोई रास्ता निकाल ले। मगर रवि इसी बात को लेकर भयभीत था कि कहीं सुधा उसे गलत ना समझ बैठे। जितना आदर, सम्मान और प्यार वो उसे करती है, वो कहीं खत्म ना हो जाए। वह भी सुधा से इतना प्यार करता है कि किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता। इंडिया में बैठी सुधा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे है। रवि की खोज खबर कैसे ले, इस बारे में उसने अपने चचेरे मौसा से बात की। वे IAS में थे और इस समय अमेरिका में पोस्टर थे। उन्होंने सलाह दी कि सुधा को सिंगापुर जाना चाहिए। सिंगापुर पहुंचकर सुधा ने जब कंपनी में कांटेक्ट किया तो सच का पता चला। बहुत बार चक्कर लगाने और कंपनी के मालिक से मिलने पर ही वो इस सच को जान पाई। सच्चाई जानने के बाद उसके पांव तले की जैसे जमीन खिसक गई। रवि को बेईमान मानने को उसका दिल तैयार नहीं था, पर पल भर को तो उसे भी लगा कि जैसे रवि ने उसे धोखा दिया है अपने मौसा को। उसने सारी जानकारी दी और कहा कि वही इंडियन हाई कमीशन को इस मामले में डालकर रवि को छुड़वाए। सुधा को अपने सामने खड़ा देख रवि सक्का गया। तुम यहाँ कैसे कब आई? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए कुछ नहीं बताया। मेरा यकीन मानो सुधा, मैं बेईमान नहीं हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं यहाँ कितना अकेला पड़ गया था। घबराहट में रवि से ठीक से बोला तक नहीं जा रहा था।
मुझे तुम पर यकीन है रवि, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुधा के मौसा के इन्फ्लुएंस और इंडियन हाई कमीशन के दखल से अगले 2 दिनों में रवि जेल से बाहर आ गया। सुधा, आई एम रियली सॉरी, पर मैं डर गया था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। सब भूल जाओ रवि, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा है, लेकिन अब तुम यहाँ नहीं रहोगे। इंडिया चलो, वही कोई नौकरी ढूंढ लेना, हम कम में गुजारा कर लेंगे, पर रहेंगे साथ। कंपनी के पैसे कंपनी से हिसाब लेने पर चुका देंगे, कम पड़ेंगे तो कहीं और से प्रबंध कर लेंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगी। दूसरे देश में पैसा कमाने से तो अच्छा है कि अपने देश में 2 सूखी रोटियां खाकर रहना, कम से कम वहाँ अपने तो होते हैं। इस पराये देश में तुम कितने अकेले पड़ गए थे। जितनी जल्दी हो यहाँ से चलने की तैयारी करो। सुधा के हाथ को मजबूती से थामते हुए रवि ने जैसे अपनी सहमति दे दी। वो खुद भी इस लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते से निकल सुधा के साथ रहना चाहता था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब।